देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बार अच्छे से समझ लीजिए, इससे ना क्वेश्चन प्री बोर्ड्स में भी आता है और बोर्ड एग्जाम में भी आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम दिख रहे हैं ना जी, आप दिख रहे हैं? ये दिख रहा है? चलिए ठीक है, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। देखिए छोड़िए, पहले इसे देखेंगे। कहाँ गया? मिटाने वाला दे दीजिए जी। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत आसान सा चीज है। देखिए एक बैटरी लगा दिए और एक वायर से कनेक्ट कर दिए ए बी, ठीक, माने ये एक स्पेसिफिक वायर है, ये कनेक्टिंग वायर्स है। तो इसको बैटरी का सेटअप देख के बता सकते हैं करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, ए से बी की बी से ए से बी जाएगा। बहुत अच्छा, करंट जाएगा ए से बी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, है ना जी। अब ये करंट का डायरेक्शन है। हमने एक छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं, ठीक, एक छोटा सा इसका पार्ट ले लिए, इसका नाम रखते हैं पी क्यू। हो गया। करंट अगर ए से बी जा रहा है तो पी क्यू में कहाँ से कहाँ जाएगा, पी से क्यू जाएगा। बहुत अच्छा। अब जो ये साइड है, ये साइड पॉजिटिव पोटेंशियल है और ये साइड नेगेटिव पोटेंशियल है। करंट हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाता है। अब एक काम कीजिए, थोड़ा सा हम लोग वायर के अंदर देखते हैं, ठीक है। देखिए कैसे देखेंगे, इतना पार्ट को हम लोग मैग्नीफाई कर देंगे, पी क्यू पार्ट जो है ना उसको मैग्नीफाई कर देंगे। क्या करेंगे ना, आप समझ लीजिए कि ये जो पूरा बोर्ड है ना ये टच स्क्रीन है, ठीक। इसको इतना पार्ट को यहाँ पे निकाले और इसको जूम कर दिए, ये देखिए जूम किए, दिख रहा है ना जी, उसमें दिख रहा है ना, ठीक। यही पी क्यू है जी, ये जो छोटा सा पार्ट है ना इसको रख के जूम किए, यही पी क्यू है। अच्छा, पी वाला पार्ट पॉजिटिव पोटेंशियल है, क्यू वाला पार्ट नेगेटिव पोटेंशियल है। करंट कहां से कहां जा रहा था, पी से क्यू, करंट जा रहा था पी से क्यू। यहां ना बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होगा, वही इलेक्ट्रॉन्स ही ना दौड़ता है जी, देखिए यही बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब इसमें से हम लोग कोई एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे जिस पर हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए इसी को पकड़ते हैं, इसको, ठीक। तो यहां पर देखिए होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चल रहा होगा, पी से क्यू की क्यू से पी, क्यू से पी, क्यों नहीं, वो कारण नहीं है, कारण ये है ना, हाँ, नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और अट्रैक्ट, और पॉजिटिव पोटेंशियल इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ना ये ऐसे जाएगा और इससे टकरा जाएगा, ठीक। यहां से यहां तक गया, फिर टकरा गया, फिर यहां पे मान लीजिए एक है, यहां से यहां गया, फिर टकरा गया, यहां से यहां गया, फिर टकरा गया। कुल मिलाकर के हर बार इसका स्पीड बढ़ता है और फिर टकरा जाता है तो रुक जाता है, फिर रुक जाता है तो फिर जब स्टार्ट करता है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है ना जी। तो ये हर बार टकराता है, फिर जाता है, फिर टकराता है, फिर आगे बढ़ता है, ऐसे करते करते वो आगे निकल जाता है। तो सुनिए, मान लीजिए यहां से यहां तक आया, t1 टाइम लिया, ठीक। आ क्यों रहा है, आ इसलिए रहा है, एक चीज देखिएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट से तरफ चलता है। तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, ई, और ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव साइड में चलता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, माइनस। आप लोग पढ़े ये वाला चीज, आप लोग कूलम्स लॉ में पढ़े होंगे, है ना। फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, है ना। माइनस हम इसलिए लगाए क्योंकि हाँ, इसका जो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ई के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। दूसरा, जनरली एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। बोलिए होगा कि नहीं जी, हाँ।
तो दोनों का LHS सेम है तो RHS को इक्वेट कर सकते हैं। तो RHS को इक्वेट करेंगे तो Ma इज इक्वल टू माइनस ई। तो A बराबर क्या आया? बहुत अच्छा, मतलब इसी एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, ठीक। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब होता है सरक सरक के चलना, धीरे 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 चलना। फ्लो का मतलब क्या होता है? एकदम साए से चल गए। यहाँ साए से नहीं गया है, ये ना 1000 बार टकराता है, इससे टकरा रहा है, इससे टकरा रहा है, इससे टकरा रहा है, नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, एटम से टकरा रहा है, आयन से टकरा रहा है, बहुत जगह टकराते हुए चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आते आते वो कई बार, मान लीजिए पहला टक्कर हुआ T1 टाइम में, दूसरा टक्कर हुआ T2 टाइम में, तीसरा टक्कर हुआ T3 टाइम में, ऐसे एन टाइम में टकराते जाएगा, है ना जी। यहाँ ना बहुत सारा एटम है, इलेक्ट्रॉन है, आयंस है, और जो इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो इलेक्ट्रॉन को ये सब दिखता नहीं है, तो वो चलते चलते टकरा जाता है, रुकता है, फिर चलता है, फिर रुकता है, फिर चलता है। रुकता क्यों है? टकराने की वजह से। चलता क्यों है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको फिर से खींचता है। बात समझे? यही कारण है। तो खैर, तो इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया कितना? माइनस ई बाई एम। अब हम लोगों को देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन गेट्स ड्रिफ्टेड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी है जिस एवरेज वेलोसिटी के हेल्प से या जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक मूव करता है। बात समझे? तो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो देखिए यहां पे जब चल रहा था और यहां पे पहुंचा, टकराने से ठीक पहले, ठीक है, उसका फाइनल स्पीड क्या था? देखिए उसका फाइनल स्पीड था v1 इज इक्वल टू u1 प्लस at1। ये वाला फॉर्मूला तो जानते हैं, है ना जी। तो पहली बार जब टक्कर किया, टक्कर से ठीक पहले उसका फाइनल वेलोसिटी यही था। इनिशियल वेलोसिटी क्या था उसका? 0। ये हमेशा 0 ही रहेगा क्योंकि हर बार टकरा के रुक जाता है। अब फिर जब स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करता है रेस्ट से। तो यहाँ पर v1 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? at1, ठीक। तो v1 इज इक्वल टू at1। उसी तरह से v2 इज इक्वल टू at2। करते 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 क्या होगा? अब हम लोगों को, हाँ, u हर बार 0 क्योंकि हर बार ये टकरा के रुक जाता है, और जब नया मोशन स्टार्ट करता है तो 0 या रेस्ट से स्टार्ट करता है ना जी, ठीक। तो अब देखिए एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। सारा वेलोसिटी को जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय n। एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं। उसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, है ना जी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये d है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn डिवाइडेड बाय, बहुत अच्छा, v1 v2 क्या कॉमन ले सकते हैं? क्या कॉमन ले लें? a कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा? बचा ना जी। एक ही जगह क्या लिखेंगे? हाँ, एक ही जगह क्या लिखेंगे? माइनस ई बाई एम। और देखिए T1, T2, T3 सबको जोड़ दिए, डिवाइडेड बाई n कर दिए, तो ये निकल गया एवरेज टाइम पीरियड। हाँ, एवरेज टाइम पीरियड क्या होता है? मान लीजिए यहां से यहां तक आने में, टकराने में लिया होगा वो 1 सेकेंड, मान लीजिए बोल रहे हैं, और यहां से यहां तक टकराने में लिया होगा आधा सेकेंड, यहां से यहां टकराने में लिया होगा पौने सेकेंड, है ना। कुल मिलाकर बस हमको एक बात आप समझा दीजिए, क्या हर बार जब टकरा रहा है तो इक्वल टाइम से टकरा रहा है? नहीं। तो अगर हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज द एवरेज टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कंटिन्यूअस कोलिजन होने के बीच का एवरेज टाइम पीरियड क्या है? वही ये होता है।
इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको क्या बोलते हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको ना टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। माइनस साइन भी होगा। जानते हैं माइनस साइन क्यों होगा? माइनस साइन क्या दर्शाता है? हाँ, किसके अपोजिट है? आप एक बात बताइए पहले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट साइड में वेक्टर क्वांटिटी कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वहां माइनस होगा। बात समझिए, यही है फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है, लिखिए ना, द एवरेज वेलोसिटी, रुकिए, बोले, लिखिए, क्या लिख दिए? हाँ ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, gained by the free electrons of a conductor in the opposite direction of applied electric field, in the opposite direction of applied electric field, in the applied electric field, मैग्नेटिक हम बोल दिए क्या? नहीं ना, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको लिख लीजिए, ठीक है ना जी। इसी को तो सीधा से रख गिर जाएगा। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्यों नहीं, ए है, ये देखिए ना, ये ए है, ए माइनस ई, कैपिटल ई बाई एम टाउ। इधर वाला नहीं लिखे, लिख लीजिए। हाँ देखिए, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है ना जी। सुनिए, इसका ना डेरिवेशन करने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले आप एक चीज देखिए, करंट बराबर होता क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, Q बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही ना होता है जी। Q निकालिए, T निकालिए, हो गया काम खत्म। Q बाई टी कर दीजिए, निकालते हैं। इधर सुनिए, मान लीजिए ये L लेंथ वाला एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? अरे ये लिखेंगे यहाँ तो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं mn, ठीक है ना जी, mn लिख दिए। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? a। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे हम नेगेटिव टर्मिनल बना लेते हैं, है ना जी। देखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल बना लिए। ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा? किस स्पीड से जा रहा होगा?
Vd। इलेक्ट्रॉन का स्पीड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है? Vd। ठीक है, ये सब कुछ अच्छा है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले हम लोग Q निकालेंगे। Q कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, बताइए। वॉल्यूम, हाँ, ऑफ द कंडक्टर कितना होता है? AL होता है ना जी। मान लीजिए देयर आर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम कितना इलेक्ट्रॉन है? n। यहां पे लिख देते हैं नंबर ऑफ, हाँ ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा जी? n। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? NaL ना, कितना होगा? NaL। अच्छा, नहीं समझ आया कैसे हुआ तो पूछिएगा, कैसे हुआ नहीं समझ में आया बोलिएगा हमको। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? NaL। टोटल वॉल्यूम कितना है? AL। AL कैसे आया? एरिया इंटू लेंथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम, मान लीजिए हम आपको बोलते हैं एक वॉल्यूम का 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन है, तो 5 मीटर क्यूब में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5n। तो वही चीज यहाँ पे लिख दिए, अगर 1 मीटर क्यूब में n इलेक्ट्रॉन है तो AL वॉल्यूम में कितना होगा? NaL। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? E। तो टोटल चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू NaLe। बोलिए होगा कि नहीं? हो गया, टोटल चार्ज निकल गया। ये हो गया टोटल चार्ज, ठीक, टोटल चार्ज निकल गया। अब क्या निकालना है? टाइम। हमको बस खाली इतना बता दीजिए, यहां से यहां तक एक इलेक्ट्रॉन को आने में कितना दूरी तय किया वो, और किस स्पीड से चला। हाँ, तो टाइम पीरियड बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड होगा कि नहीं? इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर A रखते हैं, ठीक ना। अब बताइए Q भी मिल गया, T भी मिल गया, तो अब टोटल टाइम निकाल देते हैं। यहां नहीं होगा, पहले लिख लीजिए इतना, या यहां निकालें, यहां दिखता है जी, देखिए तो उसमें दिख रहा है। यहां देखिए I इज इक्वल टू टोटल चार्ज, वो है कितना भाई? NaLe डिवाइडेड बाय T। T कितना है? L बाय Vd। तो Vd को ऊपर ले जाते हैं और L से L काट देते हैं, छोड़िए यहीं पे लिख देते हैं। तो I बराबर क्या हो गया? NeAVd। बस खत्म। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वही है ना जी। क्या चीज? ट्रांसफार्मर एंड AC जनरेटर, ठीक है। ये लिखिए कि नहीं? वोल्टेज, वोल्टेज हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन। हाँ हाँ, पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं उसको, पोटेंशियल डिफरेंस। हाई पोटेंशियल डिफरेंस को लो पोटेंशियल डिफरेंस में एंड वाइस वर्सा। क्या है? सात क्या है? ट्रांसफार्मर AC जनरेटर तो अच्छा खासा लंबा टॉपिक है जी, शॉर्ट बता दें। ठीक ठीक है, तो ये तो आप लोग लिख चुके हैं जी, नहीं लिखे हैं?
हम पढ़ाए कि नहीं, कि हमसे पहले ही आप पढ़ लिए? नहीं ना पढ़ाए हैं, हम पढ़ाएं आप लोगों को शायद मैग्नेटिज्म से। अच्छा हाँ, हमसे पहले कोई इसको पढ़ाए थे, जो भी पहले थे। हाँ आप लोग एक चचा थे कि भैया थे जिसका नाम अजय था? अजय, अजय छोटा सा था, मैंने उस समय आप लोग नहीं थे। वो भैया की चाचा है? अभी कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ रांची में है। हाँ अजय था। अच्छा, अब जा करके एक बार अपने घर से पापा से या चाचा से पूछिए, कोई अजय छोटा सा बच्चा रहता था, गांव से आया था, गांव में चला गया। हम लोग बच अच्छा अगर पूछिए ना, कंफर्म कीजिएगा। हाँ जानते हैं। हाँ उसको छोड़ के अलग पूछिए तो अजय कहाँ है? अजय था उसका नाम, बचपन में हम लोग के साथ खेलता था वो, बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़का था सही में। हो गया, मिटा दें? देखिए सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, हम उसको याद दिलाते हैं आप लोगों को, आराम से याद आ जाएगा। ठीक है, याद कीजिए, हम लोग ना सेल्फ इंडक्शन के बारे में एक बात पढ़े थे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा इंक्रीजिंग करंट को अपोज करता है। याद है, इंक्रीजिंग करंट को अपोज करता है। देखिए कैसे, और इंडक्शन जो होता है ना वो कॉइल में होता है, वो वायर में नहीं, कॉइल में होता है। ठीक है, ठीक, देखिए चलिए देखिए तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ, जैसे ही हम इसको स्विच ऑन करेंगे यहां करंट राइज करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग करंट। आई जो है ना ये है इंक्रीजिंग करंट। ठीक है ना जी, जब तक इसको ऑन नहीं किए थे तब तक यहां पे करंट कितना था? जीरो। यही करंट आ गया, इसी से घूम घूम के जाएगा, इधर आएगा ना, यही है इंक्रीजिंग करंट। तो जब हम इसको ऑन नहीं किए थे तो करंट कितना था? जीरो। जब हम ऑन कर दिए तो करंट हो गया, मान लीजिए आई, मान लीजिए 5 एम्पियर। तो 0 से 5 एम्पियर इंक्रीज ना हुआ करंट, तो इंक्रीज हुआ तो इसी डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ। तो जिस डायरेक्शन में भी करंट इंक्रीज करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाता है। इसको बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन के केस में हम करंट भी देते हैं इसी कॉइल में, और इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट भी होता है इसी कॉइल में। मतलब एक ही कॉइल है, उसी में हम करंट भी दे रहे हैं, उसी में इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसी में ईएमएफ दे रहे हैं, उसी में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो रहा है। बात समझे? इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अगर स्विच ऑफ कर दिए अभी हम,
स्विच ऑफ कर देते हैं, एक सेकेंड कर देते हैं। ये देखिए अभी तो ये स्विच ऑन है, उसको बनाना होगा। आई लिख दिए। क्या ये इंक्रीजिंग करंट है? जब स्विच ऑन किए थे ना तब वो 0 से 5 एम्पियर हुआ था, तब इंक्रीज किया था। अब तो ये कांस्टेंट फ्लो है, अब उसमें ईएमएफ रहेगा नहीं। ईएमएफ हमेशा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, हाँ क्यों? क्योंकि ये हमेशा होता है फ्लक्स बदलने में। चलिए देखते हैं, अब ऑफ करने वाले हैं। हाँ करंट यहां जा रहा है, कितना एम्पियर जा रहा है? मान लीजिए 5 एम्पियर जा रहा है। 0.5 तो बहुत कम हो गया ना, खैर वो भी जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। काट दिए हम कनेक्शन, तो अब इस डायरेक्शन में कितना करंट जाएगा? 5 एम्पियर से कितना हो गया? तो कुल मिला के मामला ये है कि इस डायरेक्शन में ऐसे जो करंट जा रहा था 5 एम्पियर, वो घट करके 0 एम्पियर हो गया। तो इस डायरेक्शन में वो क्या हुआ? डिक्रीज ना हो गया। तो इंक्रीज किस डायरेक्शन में हुआ होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब हाइपोथेटिकली अगर इस डायरेक्शन में वो डिक्रीज हो रहा है करंट, तो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ होगा। तो अगर इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग करंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीजिंग करंट के अपोजिट होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगा। बात समझे? बात समझे? तो इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में होगा। एक बात याद रखिएगा, करंट डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग करंट है, इसी डायरेक्शन में डिक्रीजिंग है। ये करंट इसी डायरेक्शन में लेकिन इंक्रीजिंग है। ईएमएफ करंट को अपोज नहीं करता है। किसको अपोज करता है? इंक्रीजिंग करंट को अपोज करता है ना? तो यहां पे इंक्रीजिंग करंट इस डायरेक्शन में था तो उसको अपोज किया। यहां पे इंक्रीजिंग करंट इस डायरेक्शन में, ये तो डिक्रीजिंग करंट है, इंक्रीजिंग करंट इस डायरेक्शन में है तो उसको अपोज किया। बात समझे? तो इसको बोलते हैं हम लोग ईएमएफ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि करंट वहीं प्रोड्यूस होता है या ईएमएफ इंड्यूस वहीं होता है जहां पे फ्लक्स चेंज होता है। आप लोग याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़े थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड, है ना जी। अब एक चीज देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स हाँ ऐसे ही लिख देते हैं, भी यही ना होता है। तो फ्लक्स जब चेंज करेगा तो फिर हाँ माइनस में तो होगा ही, वो तो लेंजेस लॉ है जो खाली उसका डायरेक्शन बताता है। हम वैल्यू की बात करेंगे तो हाँ लेंजेस लॉ कुछ नहीं बताता है जी। लेंजेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है जो ये बताता है ना कि हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग करंट होता है, या वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करता है। देखिएगा, देखिए अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ प्रोड्यूस है ना। तो लेंजेस लॉ हमेशा क्या बताता है? वो एक ही बात बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या होता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज ऑफ प्रोडक्शन। देखिए आपको दिखाते हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, हम क्या कर रहे हैं? इस को इसके पास ला रहे हैं, ठीक। तो देखिए नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है कि नहीं निकलता है? ठीक, हम इसको इस तरफ लाएंगे, इस तरफ अगर लाएंगे तो इस कॉइल से, अच्छा कॉइल भी अच्छा बनाते हैं, ये सब बहुत फालतू कॉइल है। देखिए खाली कॉइल बना रहे हैं, ये क्या बनाएंगे? इसको बोल देंगे हम लोग लोड रेजिस्टेंस। अब देखिए यहां पर जब नॉर्थ पोल को इस साइड इसके तरफ फेस करके रखेंगे और इसके पास लाएंगे तो इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगा ना जी।
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा इसके मोशन को अपोज करता है, ठीक है। ठीक, तो ये कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। ये कौन सा पोल? साउथ पोल, ठीक है। तो अगर ये नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उधर जा रहा है, तो ये जो 4 फिंगर से इसके डायरेक्शन में रहेगा करंट। ये देखिए करंट ऐसे रहेगा, देखिए ना पीछे ऐसे पकड़े हैं, तो ये यहाँ पे होगा हाँ क्लॉकवाइज। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसके सामने से देखिए, हाँ इसके सामने, ये नॉर्थ पोल है ना, तो नॉर्थ पोल है, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रहा है तो ये ऐसा होगा। अब इसी को हम ऐसे लगा देंगे तो ये नीचे आ रहा है ना करंट, वही है। अगर इसको दूर ले जाएंगे, अगर इसको दूर ले जाएंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। थंब इधर रखिए, तो ये देखिए ये 4 फिंगर सामने से ऊपर जा रहा है करंट, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग मतलब इंडक्शन बोलते हैं। अब आता है सेल्फ इंडक्शन, तो बताया क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन में ना, म्यूचुअल का मतलब है 2 कॉइल कम से कम चाहिए। बना दिए थे, ये क्या नाम बात, बहुत अच्छा। क्या हो गया? देखिए देखिए यहाँ पर करने वाले क्या है वो देखिएगा ध्यान से। इसको जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, करंट ऐसे दौड़ेगा, 4 फिंगर्स के डायरेक्शन में करंट रहेगा, तो थंब के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा। थोड़ी देर पहले ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन था नहीं, अभी है, स्विच ऑन करने से आया। तो थोड़ी देर पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं था, तो फ्लक्स भी नहीं था। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो थोड़ी देर पहले फ्लक्स था 0 इनिशियली, और थोड़ी देर बाद फाइनली फ्लक्स है x। तो फ्लक्स चेंज हुआ ना। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि करंट दिए। तो हमको इससे एक बात पता चला, करंट देने से फ्लक्स चेंज होता है। उसका उल्टा बोलिए, फ्लक्स चेंज करने से करंट भी प्रोड्यूस होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अभी फ्लक्स है नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस किया, तो यहाँ पर फ्लक्स आ गया। तो अभी यहाँ पे फ्लक्स कितना था? 0। अभी यहाँ पे फ्लक्स कितना आ गया? y, कुछ भी आया होगा x y जो भी। तो फ्लक्स चेंज करने से करंट भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन करंट तभी तक प्रोड्यूस होते रहता है एज लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यूस, है ना। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, है ना जी। लॉन्ग सोलिनॉइड का उसको एक बार निकाल करके देखिएगा, और वो निकला हुआ है ना, छोटा सा है, बहुत आसान सा है लॉन्ग सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्शन। आप लोग कल ही एग्जाम क्या? आप लोग अभी हाँ, ट्रांसफार्मर एसी जनरेटर, अरे बहुत आसान है जी। एसी जनरेटर से स्टार्ट करते हैं। देखिए एकदम आसानी से आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। हम लोग पास क्या हो गया? क्या वो नहीं पढ़े हैं? अरे उस दिन एब्सेंट थे आप? नहीं पढ़े हैं?
एसी जनरेटर पढ़ लीजिए, बता दे रहे हैं। देखिए हाँ, ये पढ़ाए होंगे। देखिए देखिए ट्रांसफार्मर है पढ़ाया हुआ, स्कूल में यहाँ नहीं पढ़े, नहीं पढ़ाए हैं। और तो 2 टॉपिक बचा हुआ है, तो इसको पढ़ना ना होगा। एकदम आसान है जी। देखिए ना, एसी जनरेटर देखिए, देखिए खाली देखिएगा ना, बाद में फोटो खींच लीजिएगा, ठीक है। देखिए जी शिवम, इसको देख लीजिए, बाद में फोटो खींच लीजिएगा, ठीक ना। पहले समझना जरूरी है, समझ जाएंगे फिर फोटो खींच के घर में बनाएंगे, सब हो जाएगा। ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये ना 2 मैग्नेट है, फील्ड मैग्नेट बोलते हैं इसको। 2 मैग्नेट के बीच में एक आर्मेचर रख दिया। आर्मेचर का मतलब कुछ नहीं होता है, नहीं, एसी जनरेटर है और ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है आर्मेचर। आर्मेचर का मतलब होता कुछ नहीं है, एक रॉड लिए, मैंने रॉड नहीं लिए, एक सीधा सा वायर लिए, मेटेलिक वायर। मेटेलिक वायर को घुमा के ऐसा शेप का बना लिए, इसके ऊपर ना कॉपर वायर वाइंडिंग कर देंगे इसी से करके। बीच में उसका खाली है, मतलब पूरा मेटल का नहीं, बस वो उसका आउटर पार्ट। ये खाली वायर है, ठीक है ना। इसके ऊपर हम लोग लपेट देंगे क्या चीज़, कॉपर वायर, तो वो हो जाएगा आर्मेचर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए 2 रिंग लगा दिए, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो पार्ट है, हम नाम लिख देते हैं ABCD। इसको बोलते हैं रिंग 1 और इसको बोलते हैं रिंग 2, ठीक। स्लिप रिंग बोलते हैं इसको। बस यही है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, इसका एक अगला भी फिगर हमको बनाना पड़ेगा। सर पी क्या है? बता रहे हैं, पी कहाँ दिख गया, ये ब्रश 1 है, ब्रश 2 है। बताते हैं। RL का मतलब होता है लोड रेजिस्टेंस, आप सब समझ जाएगा अभी। ठीक है ना जी। देखिए ये देखिए जी, देखिए यहाँ पर ये आर्मेचर है, उसमें ये जो रिंग है ना, ये यहाँ पे वेल्डिंग किया हुआ है,
ठीक। और ये जो आप वायर देख रहे हैं, ये वायर इस रिंग के बीचों बीच पार हुआ है और इसमें जाके वेल्डिंग हुआ है। इस वायर का इस रिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, बीचों बीच पार हो गया है, ठीक। अब करना क्या है सुनिए, ये जो आप देख रहे हैं ना आर्मेचर, आर्मेचर में इस तरह का ना एक हैंडल लगा हुआ रहता है ऐसे करके, ठीक है। तो उस हैंडल से इसे पकड़ के इसको इसे घुमाते हैं तो ये इसे घूमता है, ठीक है। अब कहानी समझिए क्या हो रहा है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है, ठीक। तो अभी फिलहाल देखिए क्या होगा। मान लीजिए यहां नॉर्थ पोल है, यहां नॉर्थ पोल है ना, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लीजिए ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है, जब फ्लक्स चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। फ्लक्स चेंज होता कब है, देखिए इसका एक सिंपल सा तरीका देखिए। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए का मतलब एरिया, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए या एरिया चेंज हो जाए, दोनों तो कुछ भी चेंज हो जाए, तो फिलहाल हम फील्ड चेंज नहीं कर रहे, हम एरिया चेंज कर दे रहे हैं, ठीक। देखिए कैसे होगा, ठीक है। तो दोनों से कुछ भी चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे है नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है, कोई इसमें एरिया यहाँ है, अभी ऐसे है। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन गया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गया, इस सरफेस में कोई फ्लक्स हुआ नहीं, अब फ्लक्स है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पार कर रहा है। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एनी सरफेस एरिया। अब फ्लक्स है नहीं, अगर इसको हम घुमाते रहेंगे तो कंटिन्यूअसली फ्लक्स चेंज होते रहेगा, होगा ना जी। देखिए जीरो, अब फ्लक्स बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है मैक्सिमम, अब घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है जीरो। तो देख रहे हैं ना, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो हो रहा है ना। तो वही चीज अब यहां पर हम लोग देखेंगे। देखिए क्या करते हैं, जब इसको हम घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे क्रॉस होकर के जा रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, ठीक है। देखिए क्या होगा, अब इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, ध्यान से देखिएगा करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, पी क्यू पी क्यू, ठीक। देखिए ये है फील्ड मैग्नेट, ये है आर्मेचर, ये रिंग 1 रिंग 2, ये दोनों रिंग यहां और यहां पे वेल्डेड है। ये है ब्रश 1 ब्रश 2 और उससे कनेक्टेड है लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का कुछ खास मतलब नहीं होता है, बिजली से चलने वाला कोई भी चीज लोड रेजिस्टेंस है। दूसरी बात, ये जो है ना, ये दोनों सॉफ्ट कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कराया हुआ है ऐसे, मतलब आप लोग कैसे कान में, हाँ बस सॉफ्ट टच, कान में क्या पहनते जो ईयरफोन हेडफोन, तो ये हेडफोन को इसे निकाल के इसे रख देते हैं ना, वैसे ही आप इसको भी इसे निकाल के रख दे सकते हैं। ये खाली सॉफ्ट टच प्रोवाइड करा रहा है, ठीक। होगा क्या सुनिए, तो जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे, तब गौर कीजिए ये ए बी है ना, इस फिगर में ये ए बी है ना, ए बी बाहर आएगा ना, हाँ ए बी बाहर है। हम लोग करंट का डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कैसे लगाते हैं वो सुनिए। अगर हम लोग फर्स्ट फिंगर को रख दें मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है, थंब को रख दें मोशन की तरफ या फोर्स की तरफ, देखिए इस पे फोर्स लगा तो ये आगे आया ना, ऐसे घुमाएंगे तो ए बी सरफेस आगे आएगा और बी सी सरफेस और सी डी सरफेस पीछे जाएगा। तो देखिए फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये बाहर आया है ना जी, देखिए ये बाहर ना आ रहा है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देन सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देखिए करंट ऐसे जा रहा है, करंट कहां से कहां जाएगा, हाँ ध्यान से देखिए, करंट गया ए से बी, बी सी से डी, डी से होते हुए कहां जाएगा, रिंग 2 में, रिंग 2 से कहां जाएगा, और ब्रश 2 से जाएगा पी से क्यू, गया ना।
उतना देर में हम ये जो ए बी था इसको हाफ साइकिल घुमा दिए, ए बी इधर ना चला गया, वो देखिए उधर ए बी इधर चला गया ना, जो यहां था कनेक्टेड और घूम करके रिंग भी तो इसके साथ कनेक्टेड है, रिंग भी घूम गया। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट, अब ये आगे आएगा, ये कौन सा साइड है इसमें, सी डी। अब सी डी आगे आने वाला है, गौर से देखिए, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सी डी आगे आएगा ऐसे करके, ठीक ऐसे देखिए ऐसे। तो बताइए करंट कहां से कहां जाएगा, डी से सी। देखिए ध्यान से, डी से सी ऐसे 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 ऐसे, किस रिंग में गया, रिंग वन। रिंग वन से किस में गया, अब ब्रश वन से कैसे आया। तो हर हाफ साइकिल बाद, हर हाफ साइकिल के बाद करंट अपना डायरेक्शन बदल रहा है, तो इसका मतलब जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो एसी है। बात समझे, कोई दिक्कत। हाँ वो एसी जनरेटर होता है। हाँ हाँ इसमें ना एक मोटर लगा हुआ रहता है, इंजन लगा हुआ रहता है, उस इंजन को चलाने के लिए ना आप डीजल या पेट्रोल डालते हैं उसमें, है ना। तो आप जैसे ही डीजल डालते हैं ना, वो क्या करता है कि डीजल चला के मोटर चला देते हैं, मोटर से जुड़ा रहता है ये आर्मेचर, आर्मेचर घूमता है फील्ड मैग्नेट के बीच में और करंट जनरेट होता है। देखिए कभी भी याद रखिएगा, इसको घुमाना है मेन पर्पस। अब आप इसको मोटर से घुमाइए, हाथ से घुमाइए, रस्सी से घुमाइए, जैसे घुमाना आप घुमा लीजिए। हाँ तो वही बस खाली यही तरीका ही है हम लोग के पास, हाँ कि इसको घुमाना है। देखिए आप हाथ से नहीं घुमा, मान लीजिए आपके घर में पेट्रोल नहीं है या डीजल नहीं है, ये है डीजल नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, आर्मेचर को घुमाइएगा हाथ से, हाथ से घुमाइएगा तो लाइट आ जाएगा, लेकिन घुमाते रहना होगा। अब कितना देर तक आप कंटिन्यूअस घुमा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो बड़ा बड़ा जेनसेट लगा रहता है ना, जनरेटर का जो सेट लगा रहता है, वो ना 5000 10,000 आरपीएम होता है, मतलब 1 मिनट में 10,000 बार घूमेगा। आप घुमा पाइएगा जी, 600 भी नहीं घुमा पाइएगा। तो वो मशीन ही घुमा सकता है, इसीलिए हम लोग मशीन लगाते हैं। मशीन मतलब वही इंजन लगाते हैं। ये एसी जनरेटर था, फॉर्मूला वही होगा, फॉर्मूला में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। ये देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो कैसे करेंगे, रुक जाइए इसको लिख लेते हैं तब ना। ये देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होगा, डी फाई बाई हो गया, बी ए कॉस फाई या कॉस थीटा, जो लिखना है लिख लीजिए। बी ए को बाहर कर देते हैं तो एंगल चेंज हो रहा है ना जी, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, या थीटा ही कर देते हैं, चलिए ना। कॉस थीटा का क्या होगा, बी ए बाहर हो गया, बताइए माइनस साइन थीटा, तो आएगा माइनस साइन थीटा आ गया, ठीक। ये हो गया ईएमएफ। अब देखिए ईएमएफ के बाद ईएमएफ बराबर आई आर होता है, तो आई बराबर क्या होगा, समझे। एसी जनरेटर है ना। पढ़िए, अब क्या कीजिएगा, अब तो आगे तो क्लास है। ट्रांसफार्मर भी आसान है जी, कुछ नहीं है। देखिए हाँ वो तो बड़ा टॉपिक है जी, उसका शॉर्ट कुछ नहीं है। आपका भी है, अगला दिन बता देंगे, ठीक ना। अभी तो इस लोगों को पढ़ाना है बगल में, हाँ हाँ। आप लोग जाइएगा ना घर, तो एक बार हमको याद दिलाइएगा, हम अभी घर जा करके
फोटो खींच के इसका नोट्स भी भेज देंगे, नोट्स या किताब से में जो अच्छे से लिखा हो भेज देंगे। वही तो बोल रहे हैं, एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर हम भेज देंगे। देखिए कुछ नहीं है, ये भी बहुत आसान है। ये है ये देखिए एसी इनपुट दिए, मान लीजिए 220 वोल्ट का, हमको आउटपुट मिलेगा। है ना जी, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसका मतलब इसको हम आपको इस तरह से बता देते हैं। यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग ईपी, मतलब ईएमएफ इन दी प्राइमरी साइड, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और इसको कहते हैं ईएमएफ इन दी सेकेंडरी ईएस। हो गया। या नंबर ऑफ टर्न्स है एनपी, नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी, और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है एनएस। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं। देखिए number of turn in the primary into potential in the primary equals number of turn in the secondary into potential in the secondary। ठीक, आप यहाँ पे जो पोटेंशियल देते हैं ना, जो भी पोटेंशियल यहाँ पे देते हैं, इसको ये पोटेंशियल मतलब ईएमएफ, यहाँ पे जो भी ईएमएफ आप देते हैं वो आपको पता होता है, आउटपुट हमको पता करना होता है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स आप ही ना बनाए हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि नंबर ऑफ टर्न कितना है, यहाँ 500 है, वहाँ 1000 होगा, वहाँ 5000 होगा, जो भी हो। तो यहाँ पे देखिए अगर हमको ये पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे, ES इज इक्वल टू NP/EP बाई NS। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा, EMF इन दी सेकेंडरी। इस केस में आप एक चीज गौर कीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए बोल रहे हैं ईपी दिए हम 10 वोल्ट, हटाइए 200 वोल्ट को, 10 वोल्ट ईपी दिए। ठीक, यहाँ पे प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है 500 और यहाँ पे सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है 5000, तो ईएस कितना होगा, 500 इंटू हाँ बाई 5000 कितना आया, मतलब आ गया 1 वोल्ट। 1 वोल्ट हाँ जी, तो बढ़ना चाहिए था। ओह अच्छा 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 अच्छा, देखिए बेसिक गलती की है हम। देखिए 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 क्या गलती हम बता रहे हैं, इसीलिए ना इसको बनाना जरूरी था। देखिए पोटेंशियल मतलब ईएमएफ इन दी प्राइमरी पर यूनिट टर्न इन दी प्राइमरी होता है। हम जो एनपी ईपी लिखे थे ना, नहीं, वो एनपी बाई ईपी होता है। पोटेंशियल इन दी प्राइमरी पर यूनिट टर्न इक्वल्स पोटेंशियल इन दी, हाँ अब सही है। तो अब बताइए ईएस बराबर यही ना, हाँ अब निकाल के देखिए 100 आया ना, तो ये आ गया 100 वोल्ट। तो इसका मतलब ये था स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हम काहे परेशान हुए ये आपको बताते हैं, कैसे पता चला गड़बड़ है। ये था कम नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी साइड में था ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स। जिस साइड में अगर इस साइड ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है ना, तो ये वोल्टेज बढ़ाएगा। अगर यहाँ 500 और यहाँ 100 रहता तो वोल्टेज घटाता, तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बस इतना ही है। ये होता है अलग अलग डिपेंड करता है। मान आपके घर में एसी भी है ना,
तो अगर एसी है तो वो 384 वोल्ट पे चलता है। लेकिन अगर आपके पास बल्ब है ना, तो ये सब चलता है मुश्किल से उससे भी करीब 110 वोल्ट 112 वोल्ट। आपके पास जो लैपटॉप है वो 18 वोल्ट, आपका जो मोबाइल चार्ज होता है 3 वोल्ट, ठीक है। लेकिन आपके घर में सप्लाई कितना खा रहा है? 220। एसी चल रहा है 300, मान लीजिए 384, तो 220 से 384 करने के लिए उसमें लगा रहता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। हाँ हाँ, उसी में लगा रहेगा। और जो नहीं किया सर वो क्या नहीं किया? मतलब स्टेप अप अगर नहीं किया और तो नहीं चलेगा। सर नंबर ऑफ टर्न्स किससे ज्यादा होगा? ये सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है स्टेप अप, क्योंकि ये वोल्टेज बढ़ा देगा। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो स्टेप डाउन ये घटा देगा। क्या चीज? ज्यादा टर्न्स होगा सेकेंडरी में। इफ नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी, ये होगा स्टेप अप। आप इसको ऐसे याद रखिए ना, आपको जो भी आउटपुट लेना है वो सेकेंडरी में लेना है। सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो आउटपुट भी ज्यादा, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न कम है तो आउटपुट भी कम, है ना? यही है। हाँ जी, एकदम खींच लीजिए। तो सर हम लोग वो जो इलेक्ट्रिसिटी में जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं